हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो हम थ्योरी क्लास देख रहे थे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का नदियाँ एवं अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 34 हम लोग आज देखेंगे। आज का विषय रहेगा दोस्तों, महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदियाँ। महानदी से मिलने वाली जितने भी आपकी नदियाँ हैं जो दक्षिण की ओर से आकर के महानदी से मिलेंगी, उसे आज हम लोग डील करेंगे। यदि ये इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 33 या 32 नहीं देखा है अपवाद तंत्र का, तो आप लोग उसे ज़रूर से देखिए, क्योंकि उसी के आधार पर ही ये नेक्स्ट वीडियो बनते जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि महानदी के उत्तर की ओर से सहायक नदियाँ मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, और उससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 32 में अपवाह तंत्र और नदियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र का विभाजन किया गया है, वह सभी चीज़ें मैं उसमें आपको बताया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यदि छत्तीसगढ़ का तैयारी करना चाहते हैं, यदि शिक्षक भर्ती वाले व्यक्ति हों, या आपके अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हों, या सीएमओ की तैयारी कर रहे हों, या सीजीएसआई भर्ती, या आपका पुलिस कांस्टेबल आदि जितने भी परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स, उसमें छत्तीसगढ़ का काफ़ी वेटेज होता है। तो यदि आपको छत्तीसगढ़ का निःशुल्क क्लब कोचिंग करना है, निःशुल्क तैयारी करना है, तो हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जा कर के छत्तीसगढ़ थ्योरी क्लास आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके आपका लेक्चर आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 34 पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदियाँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका मैप क्लियर होना चाहिए। लास्ट वीडियो में आपका भारत का भूगोल अभी शुरुआत किया हूँ, जिसमें पूरा मैप के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे कि भारत का स्वरूप कैसा है, क्या चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं, क्या कैसे भारत का आपका विभाजन हुआ है, किस प्रकार से राज्यों का विस्तार है। ये सभी चीज़ें हम अभी भूगोल वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बात ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, महानदी एवं उसकी दक्षिण स्वर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ये विषय हो गया आपका एक प्रकार से भूगोल का, मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल का सेक्शन चल रहा है। भूगोल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है मैप, डायरेक्शन, चीज़ें दिखनी चाहिए आपको। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर भी फिर से एक बार मैप के माध्यम से, अर्थात छत्तीसगढ़ में महानदी का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, इसे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जिसकी तैयारी हम हमारे द्वारा निःशुल्क दी जा रही है अभी, उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर काम का है। पहली बात ये क्यों, लेक्चर नंबर 1 से आप लोग पढ़ते चलिए, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ऐसा करते करते आप लोग 34 तक आइए। नए वीडियो बनते जा रहे हैं, अपडेटेड वीडियो बनते जा रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस प्रकार से शुरू किया हूँ मैं, वो बदलेगा नहीं, लेकिन कुछ डेटा जो बदलते हैं, जैसे वन का हो गया, कृषि का हो गया, या आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा आते हैं, मैं उसको भी यहाँ पे अपडेट कराते हुए बताता हूँ। तो आप लोग लेक्चर 1 से पढ़ते रहिए। लेक्चर 1 से जितनी भी चीज़ों को मैं जोड़ जोड़ करके बताया हूँ, वहाँ से आपका छत्तीसगढ़ का पूरा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो 34 ज़रूर से पढ़िए, लेकिन 31 लेक्चर 1 से आप लोग शुरू करिए, यदि नए बच्चे यहाँ पर या नए विद्यार्थी, नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, महानदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो महानदी कहाँ से निकलती है मैं आपको बताया हूँ, धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। ठीक है, मान लीजिए ये कौन सी नदी है आपकी, ये आपका धमतरी का सिहावा पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है आपका, धमतरी का सिहावा पर्वत। लिख लीजिए आप लोग भी, या फिर इसे समझ लीजिए, सिहावा पर्वत। अच्छा, सिहावा पर्वत से याद आया दोस्तों कि मैं छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज़ में चला रहा हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मेरा एक प्रश्न आया था अभी कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था, जो कि आपका असहयोग आंदोलन का ही एक भाग था। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें मुझे याद आया, रिकॉल आया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये है आपका क्या, सिहावा पर्वत है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका धमतरी जिले में। धमतरी जिले का विभाजन कब हुआ था रायपुर से अलग होकर के, 1998 में। मतलब धमतरी जिला कब बना है, 1998 में बना है। ठीक है, 1998 में आपका धमतरी और महासमुंद जिले का निर्माण किया गया था, आपका रायपुर को काट करके। अब देखिए, यहाँ पर महानदी बह रही है कुछ इस प्रकार से, और ये चली जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा से होकर के।
ठीक है। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। शिवनाथ हो गई आपकी, शिवनाथ, बोरई हो गया, हसदेव हो गया, मांड हो गया, केलो हो गया, ईब हो गया, ये सब उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियाँ हैं जो महानदी से मिलती हैं। यहाँ पर हम लोग आज का टॉपिक में देख रहे हैं कि दक्षिण से आकर के मिलने वाली सहायक नदियाँ जो कि महानदी की सहायक नदियाँ हैं। पहला बात आपको याद रखना है कि आपका दूध नदी जो है आपका, ये मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है ये नदी। कौन सी नदी? दूध नदी। ये आपकी कौन सी नदी है? तो ये महान नदी, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी। दूध नदी आपका कहाँ से निकल रही है? मलाज कुंडम। और मलाज कुंडम कहाँ है आपका? ये कांकेर जिले में है। ये आकर के आपका महानदी से यूँ मिल जाती है। पहला चीज़ याद रखना है, मतलब एक नदी का यहाँ पर क्या हो गया? महानदी से आकर के मिलन हो गया यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद याद रखना है आप, सिल्लियारी नदी, ये आ जाएगी आपकी सिल्लियारी नदी। ठीक है। कहाँ से निकलती है, ये सभी चीज़ों को मैं डिटेलिंग के साथ आपको बताता हूँ, समझाता भी हूँ। यहाँ पर मैप को ध्यान दीजिएगा कि ये नदी आके आपके महानदी से मिल गई। कौन सी नदी? सिल्लियारी नदी। ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, सोंडूर नदी। कौन सी नदी? सोंडूर नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? ये आपका उड़ीसा से निकलती है, मुख्य रूप से उड़ीसा के नवरंगपुर से। उड़ीसा के नवरंगपुर से निकलती है कौन सी नदी? आपकी सोंडूर नदी। जबकि सिल्लियारी जो आपको मैं बता रहा था, ये धमतरी से निकलती है। ठीक है, धमतरी। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न करता है। ये हो गया आपका सिल्लियारी नदी, ये हो गया आपका दूध नदी, और ये हो गया आपका कौन सा? सोंडूर नदी। ठीक। दक्षिण से ये हो गया 3 नदी आपका आकर के महानदी में मिल रही हैं। कौन सी नदी थी ये आपकी? तो सोंडूर। लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सोंडूर नदी कहाँ से निकल रही है? उड़ीसा के नवरंगपुर। ठीक है। ठीक। यहाँ बस आपका पैरी नदी यहाँ पे आके मिलती है। मतलब आप सोंडूर को या तो आप समझ लीजिए डायरेक्टली महानदी में आके मिल रही है, या फिर आपका पैरी नदी में आके मिलती है। कौन सी नदी? सोंडूर नदी। ये आपका पैरी नदी। अब ये पैरी नदी निकलती है आपका गरियाबंद जिले से। गरियाबंद एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ याद रखना है कि निकल कहाँ से रही है, जिले का नाम याद रखो, गरियाबंद से निकल रही है पैरी नदी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सूखा नदी। कौन सी नदी? आपका सूखा नदी आकर के महानदी से निकलती है, मिलती है। कौन सी नदी? सूखा नदी। सूखा नदी के बाद याद रखना है दोस्तों आपको जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी आकर के महानदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। शिवरी नारायण में मिलती है। ठीक है। जोंक नदी के बाद आपको याद रखना है लात नदी। ठीक है, रदन की पहाड़ी। जोंक नदी आपका उड़ीसा से निकलती है, इसे याद रखेंगे। ठीक है। जबकि आपका लात नदी जो है ये महासमुंद से निकलती है। एक नदी हो गया आपका लात नदी, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर आकर के चंदरपुर में। ठीक है, संगम में चंदरपुर पे भी आपको जानकारी होगा दोस्तों। ये हो गया आपका लात नदी। लात नदी कहाँ से निकल रही है? तो याद रखेंगे महासमुंद से। ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है सुरंगी नदी। सुरंगी नदी, ये हो गया आपका सुरंगी नदी, ये आके आपके यहाँ मिल गई। ठीक। सुरंगी नदी में आपको बताया कि रायगढ़ से निकलती है। इसके बाद एक याद रखना है कि आपको ये जो गरियाबंद क्षेत्र है, गरियाबंद क्षेत्र से एक और नदी निकलती है। कौन सा? तेल नदी। ठीक है, तेल नदी, इसको याद रखना है। ये आपको उड़ीसा में आकर के मिल जाती है। कहाँ? महानदी से। ये हो गया तेल नदी, सब लिखाऊंगा। ठीक है, समझ कर चलना है। तो महानदी से मिलने वाली जो दक्षिण से सहायक नदी है हो गया आपका कौन सा? दूध नदी, सिल्लियारी नदी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात नदी, सुरंगी नदी, तेल नदी। एक बलमदी नदी भी होता है और एक आपका सुरंग नदी भी होता है। इस सब चीज़ों को मैं आपको डिटेलिंग के साथ यहाँ लिखाऊंगा। यहाँ पर समझना है कि कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है और कौन सी नदी आपका कहाँ से निकल रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दूध नदी के बारे में जानकारी रखते हैं। पहला है आपका दूध नदी। ठीक है,
दूध नदी कहाँ से निकल रहा है? सबसे पहले याद रखेंगे दूध नदी आपका कांकेर, और कांकेर के भी कहाँ से निकलता है? तो मलाच कुंडम की पहाड़ी, मलाच कुंडम पहाड़ी। ठीक है, चलिए इस चीज़ को याद रखना है। किससे मिलती है आकर के? तो महानदी पर मिलती है, महानदी पर मिलती है, मतलब महानदी की है ये सहायक नदी है दक्षिण की ओर से। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस नदी पर मलाच कुंडम जलप्रपात है, मलाच कुंडम जलप्रपात है। मलाच कुंडम की पहाड़ी से निकल रही है और साथ ही साथ मलाच कुंडम जलप्रपात है। किस नदी पर? दूध नदी पर। ठीक है, कहाँ प्रवाहित होती है नदी? तो याद रखेंगे कांकेर में मुख्य रूप से ये प्रवाहित होती है नदी। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, सिलियारी नदी, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी के बारे में प्रमुख बात, पहला चीज़ है कि इस नदी का उद्गम होता है धमतरी जिले से, धमतरी से होगा। और इसी नदी पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी बात ये याद रखेंगे कि महानदी की सहायक नदी है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसको याद रखेंगे आप लोग। माडम सिल्ली, या इसको माडूम सिल्ली भी बोलते हैं, माडूम सिल्ली जलाशय या आपका बांध हो गया, या इसको आप जलाशय समझिए। 1923 में बनाया गया था। माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर है पूछते हैं? तो सिल्लारी नदी पर। सिल्लारी किसकी सहायक? महानदी की। सिल्लारी नदी कहाँ से निकलती है? धमतरी की। माडम सिल्ली जलाशय आपका कहाँ है? तो धमतरी में है। कहाँ है आपका? धमतरी में, याद रखेंगे। 1923 में इसका निर्माण किया गया था। याद रखेंगे एशिया का प्रथम साइफन बांध, एशिया का प्रथम साइफन बांध यही है। अब आप लोग बोलेंगे कि साइफन बांध क्या होता है सर, या साइफन बांध काफ़ी लोग पढ़े होंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो जानिए पहले इसको। साइफन बांध क्या होता है? बांध तो सभी जानते हैं कि पानी को रोक करके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको बांध को खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइफन बांध कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बांध है जिसमें पानी के निकासी के लिए साइफन प्रणाली का उपयोग किया गया है। पानी को निकालने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया है? साइफन प्रणाली का। साइफन प्रणाली के नाम से ही इसे साइफन बांध कहा जाता है। अब सर बोलेंगे कि अब साइफन प्रणाली क्या होता है? तो साइफन एक प्रणाली एक ऐसा उपकरण है जो दो बिंदुओं के बीच, जो 2 पॉइंट के बीच के अंतर का उपयोग करके, 2 पॉइंट के बीच का जो दबाव होता है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, इसके बीच के अंतर का उपयोग करके जो तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जो आपका जो लिक्विड बह रहा है या पानी है, उसको एक जगह से प्रेशर बना करके दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है, इसे ही साइफन बांध कहते हैं। साइफन बांध में पानी का एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर साइफन स्वतः ही चालू हो जाता है। मतलब आप जैसे कहेंगे आपके पास मान लीजिए कम्बोर्ड वाला सिस्टम है, तो उसमें एक सिस्टम होता है और ये आपका कम्बोर्ड होता है। दोस्तों आप लोग कभी इस कम्बोर्ड, इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप लोग देखेंगे एक बॉल जैसा होता है जो यहाँ पर लगा रहता है। यहाँ पर जैसे ही पानी का, जैसे आप इसको फ्लशिंग करते हैं तो पानी खाली हो जाता है और उसके बाद नल के माध्यम से इसमें पानी फिर से भरने लगता है। पर एक सर्टन टाइम में जा करके आपका ये पानी भरना बंद हो जाता है। यहाँ पर एक बॉल लगा रहता है जिसको वॉल्व जैसा रहता है सिस्टम। ये बॉल ऊपर आ जाता है और पानी स्वतः यहाँ पर क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है सिस्टम, और पानी यहाँ पर आना बंद हो जाता है नल से, क्योंकि ये टंकी जो है आपका सिस्टम जो है ये भर जाता है। तो इसी प्रणाली पर ही आपका जो साइफन, ये साइफन ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, साइफन ही बोलते हैं। आप कभी प्लम्बर से पूछिएगा कि इसका नाम क्या है, या आप जाएंगे कौन से दुकान में, प्लम्बर शॉप में, तो इस सामान का नाम वो साइफन ही बताएगा। तो यही क्या है? आपका साइफन है। साइफन बांध में पानी एक निश्चित स्तर तक पहुंच रहा है। देखिए, एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद स्वतः ये चालू हो जाता है, और या फिर एक निश्चित स्तर पर आने पर ये स्वतः बंद भी हो जाता है और पानी को बांध से बाहर निकालता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पानी को बाहर निकाला जाता है। ठीक, पानी को बाहर निकालने के कारण जिससे बांध के ऊपर का पानी स्तर नियंत्रित रहता है। यहाँ पर जो डैम बनाया जाता है साइफन में, यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट में जब पानी पहुँच जाता है तो ये स्वतः क्या हो जाता है? ऊपर से बहने लग जाता है। ठीक, यही चीज़ है
साइफन बांध। एशिया का प्रथम है, याद रखेंगे, 1923 में बना है। एशिया मतलब समझ रहे ना दोस्त, हमारा देश के साथ और अन्य देश भी आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी देश आपका एशियन कंट्रीज़ हैं। तो एशियन कंट्रीज़ कहने का मतलब है कि उस समय 1923 में धमतरी में बनाया गया था साइफन बांध, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न करता है। माडम सिल्ली जलाशय पर छत्तीसगढ़ में आपका कौन सा है, साइफन बांध है, है ना। और ये किस नदी पर है, तो ये सिल्लारी नदी पर है। सिल्लारी नदी का उद्गम धमतरी में है और ये महानदी की एक सहायक नदी है। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम अगला देखते हैं। तीसरी नदी सोंढूर नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोंढूर नदी, सोंढूर नदी का उद्गम मैं आपको बताया कि ये उड़ीसा के नवरंगपुर पहाड़ होता है, ठीक है, नवरंगपुर, याद रखेंगे, नवरंगपुर पहाड़ी, ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। कहाँ पर होता है इसका विसर्जन, इसको याद रखेंगे, महानदी में जाकर के डायरेक्टली ये नहीं गिरती है, ये पैरी नदी, महानदी की जो सहायक नदी है पैरी नदी, ये वहाँ आकर के इसमें विसर्जन करती है, ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। इसकी लंबाई, लंबाई का सेक्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। प्रवाह क्षेत्र धमतरी में बहती है, धमतरी को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा आपका गरियाबंद, दोनों को याद रखना है, इसका प्रवाह क्षेत्र धमतरी और एक गरियाबंद में है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फिर से ये बात इंपॉर्टेंट है जो निकल के आती है परीक्षा में। सोंढूर परियोजना, इस नदी पर क्या है आपका, सोंढूर परियोजना बनाया गया था। और सोंढूर परियोजना कब बनाया गया, यही प्रश्न करता है। जैसे एशिया का आपका पहला साइफन बांध माडम सिल्ली जलाशय, ठीक है, साइफन बांध 1923 धमतरी में बनाया गया था, उस प्रकार से इसको याद रखना कि सोंढूर परियोजना कब लाया गया था, तो 1979 टू 1980। और ये भी नदी, ये भी आपका परियोजना कहाँ पे बना, तो धमतरी में ही बना। सब याद करते चलेंगे क्योंकि आगे हम लोग सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, वहाँ पर ये काम आएगा दोस्तों, ठीक है। इससे संबंधित एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो परियोजना है आपका सोंढूर परियोजना, ये आपका सीता नदी वन अभ्यारण्य में स्थित है। सीता नदी वन अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसे भी याद रखना है, धमतरी में ही है। दो चीज़ें क्लियर हो गया। सीता नदी वन अभ्यारण्य जो है या सीता नदी अभ्यारण्य जो है, ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जो भी चीज़ें मेरे को सामने दिखाई दे रहा है उससे संबंधित चीज़ों को मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, और डिटेलिंग के साथ जब वो टॉपिक आएगा उसको तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। अगला नदी का बात है तो ये है आपका पैरी नदी, जो कि सोंढूर इसकी सहायक नदी है। पैरी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है और सोंढूर नदी आपका पैरी नदी की सहायक नदी है। पैरी नदी कहाँ से निकलती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भी प्रश्न किया जा चुका है, भातृगढ़, भातृगढ़ की पहाड़ी, ये जो है आपका कहाँ है, बिंद्रानावागढ़ तहसील, इंपॉर्टेंट नहीं है बिंद्रानावागढ़ तहसील, भातृगढ़ की पहाड़ी को याद रखेंगे। और ये कहाँ है आपका, गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले में। तो ये कहाँ से उद्गम होता है, भातृगढ़ की पहाड़ी से। भातृगढ़ का पहाड़ी कहाँ है, मैनपुर का पठार, गरियाबंद जिले से, ठीक है। विसर्जन कहाँ होगा, तो ये डायरेक्ट महानदी पर विसर्जित होगी, महानदी पर विसर्जन होगा इसका, ठीक है। ठीक, प्रवाह क्षेत्र अगर बात किया जाए तो गरियाबंद से निकलती है, तो गरियाबंद में ये बहेगी। इसकी सहायक नदी है कौन सी, आपका सोंढूर नदी। सोंढूर नदी पर आपका सोंढूर परियोजना में बताया आपका 1979 टू 1980 में धमतरी में बनाया गया है, जो कि सीता नदी वन अभ्यारण्य पर स्थित है, ठीक है। सोंढूर नदी की बात खत्म हुई। इस नदी पर, पैरी नदी पर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन सा परियोजना, सिकासार परियोजना, सिकासार परियोजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है काफ़ी बार दोस्तों। तो सिकासार परियोजना जो है आपको 1995 में बनाया गया है, और 1995 में बनाया गया तो ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो गरियाबंद में, गरियाबंद जिले से निकलती है, गरियाबंद में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है और महानदी में जाके मिलती है। तो यहाँ पर आपका सिकासार परियोजना जो है पैरी नदी पर बनाया गया परियोजना है, ठीक, 1995 में बनाया गया। सिकासार परियोजना में ही याद रखेंगे, इसी परियोजना में ही आपका 2006 से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कितना, 3.5 मेगावाट का, 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट है यहाँ पर।
मतलब कि 7 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है जल से, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन याद रखेंगे, डेट, ईयर, जगह, प्लेस, नाम। सिकासार 1995 गरियाबंद, जबकि सोंडूर 1979 से लेकर के 1980। उससे पहले हम लोग देखे थे कौन सा आपका माडुम सिले जलाशय, जो एशिया का प्रथम साइफन बांध धमतरी जिले में बताया था मैं आपको, ये आपका 1923 में बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सिकासार परियोजना जो कि 1995 गरियाबंद जिले में, जहाँ आपका सिकासार परियोजना के माध्यम से 2006 में 7 मेगावाट की क्या किया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 5वां, आप देखिए। अच्छा, ये सब टॉपिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जल विद्युत या आपका सिंचाई वाला जो परियोजना आएगा, सिंचाई परियोजना वाला जो सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर भी डिटेलिंग करेंगे। या जैसे हम लोग ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ऊर्जा का जो टॉपिक आएगा वह हम लोग ताप विद्युत भी पढ़ेंगे और जल विद्युत भी पढ़ेंगे। और जो आपका जो बाई प्रोडक्ट है आपका, जैसे कि गन्ने का भूसी से बनाया गया, तो उससे भी जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं उसे भी हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे ऊर्जा वाले सेक्शन में। यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं आपका नदी से संबंधित, मैं उसको क्लियर करा रहा हूँ। अगला आप देखिए सूखा नदी जो होता है, नाम है सूखा लेकिन है नदी, ठीक है। सूखा नदी का जो आपका उद्गम होता है तो याद रखेंगे गौरागढ़, गौरागढ़ पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी जो है आपका यहाँ से उद्गम होता है। ये आपका हो गया कहाँ से, गरियाबंद से। सूखा नदी भी गरियाबंद से मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सूखा नदी का उद्गम होता है गरियाबंद जिले के गौरागढ़ की पहाड़ी से, या इसका और अन्य नाम है मलवा डोंगर की पहाड़ी, मलवा डोंगर की पहाड़ी, ठीक है। इसे भी और कर लीजिएगा आप लोग। तो मलवा डोंगर की पहाड़ी या आपके गौरागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले में स्थित है, जहाँ पर आपका सूखा नदी का उद्गम होता है। इसका विसर्जन महानदी में ही होता है, इसे भी याद रखेंगे, विसर्जन महानदी में हो रहा है क्योंकि महानदी की सहायक नदी है। अब इसकी खुद की सहायक नदी है, कौन सी आपका, कोडार नदी, कोडार नदी, ठीक है। और आपका एक और नदी है घुनघुट्टा, ठीक है, या घुनघुट्टा नहीं, घुनघुटी नदी, घुनघुट्टी। अब घुनघुट्टा नदी कहाँ है, किसकी सहायक नदी है दोस्त, रिहन नदी की सहायक नदी है। रिहन नदी की जो सहायक नदी है आपका घुनघुट्टा, मोरनी, महान सूर्या, गोबरी, ये सब आपका रिहन नदी की सहायक नदी है। ये सरगुजा अपवाह तंत्र पढ़ेंगे आप लोग या रिहंद अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कौन सी नदी, घुनघुट्टा नदी, घुनघुट्टा। यहाँ पे घुनघुट्टी नदी की बात हो रहा है। तो सूखा नदी की दो सहायक नदी है आपका, एक कोडार नदी और दूसरा आपका घुनघुट्टी नदी, इसे भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र। अब निकलती कहाँ से है यार, गरियाबंद से निकलती है। तो गरियाबंद के साथ साथ आपका महासमुंद में भी यह बहती है और महासमुंद के निकट आकर के महानदी में ये मिल जाती है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें भी, जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका कोडार। जो कोडार नदी है, कोडार नदी, या इसे ही हम लोग कोडार नदी पर क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसे हम लोग कोडार परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ये आपका महासमुंद जिले में है, महासमुंद जिले में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जोक नदी, जोक नदी। जोक नदी का उद्गम होता है दोस्तों सोनबेरा के पठार, सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार जो है आपका गरियाबंद जिले में है, याद रखेंगे गरियाबंद, ठीक है। कुछ बुक में उड़ीसा भी लिया गया है सोनबेरा का पठार को। दोनों के बॉर्डर में ही ये आपका सोनबेरा का पठार स्थित है, इसलिए ये आपका कभी गरियाबंद लिया जाता है तो कभी उड़ीसा लिया जाता है, सोनबेरा का पठार। इस पठार का विस्तार उड़ीसा राज्य में, साथ ही कुछ भाग आपका कहाँ है, आपका गरियाबंद प्लस महासमुंद में भी है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। इसका विसर्जन होगा आपका महानदी में। कहाँ पर विसर्जन होगा, महानदी की सहायक नदी है तो महानदी पर विसर्जित होगी ये नदी,
प्रवाह क्षेत्र में आपको बता दिया हूँ, उड़ीसा और गरियाबंद और महासमुंद में ये नदी प्रवाहित होती है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसमें भी जो चीज़ मेन पॉइंट है, मेन की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जोक नदी, जो आपकी जोक नदी होती है, प्लस महानदी, और तीसरा आपका शिवनाथ नदी, ये तीनों नदी का संगम है शिवरी नारायण पर। संगम है जो आपका, याद रखेंगे, शिवरी नारायण। ठीक, शिवरी नारायण पर आपका जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी का संगम है। इंपॉर्टेंट है जोक नदी यहाँ पर, इसलिए याद रखना है। अगला हम लोग देख लेंगे लात नदी। ठीक है, लात नदी को याद रखना है। लात नदी उद्गम होता है आपका रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी। ठीक है, तो आप लोग याद कर सकते हैं, लात किसी को मारेंगे एकदम रगड़ कर, तो रगड़ की पहाड़ी या रदन की पहाड़ी लात नदी। कहाँ से निकलता है तो आपको याद रखना, सरायपाली, और सरायपाली महासमुंद से इसका उद्गम होता है। अब कायदे से देखा जाए तो जो आपका बसना सरायपाली वाला जो क्षेत्र है महासमुंद का, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। रदन की पहाड़ी मुख्य क्षेत्र जहाँ से ये नदी उद्गम होता है इसका, और ये आपका महानदी में आके विसर्जित हो जाती है। महानदी में इसका विसर्जन होता है। इसका भी मुख्य बात क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो है, संगम, मांड नदी, महानदी और लात नदी, ये तीनों नदी का जो संगम है, क्या चीज़ संगम, ये आपका है चंदरपुर में। चंदरपुर जो कि आपकी शक्ति जिला में आता है, पहले जांजगीर चांपा में आता था, लेकिन अब शक्ति में आता है चंदरपुर। तो चंदरपुर में याद है आप लोगों को दोस्तों, चंद्रहासिनी देवी का माता का मंदिर है। नदी के उस पार आपका नाथल देवी माता का मंदिर है। यहीं पर ही आपका चंदरपुर जो है आपका किस नदी के तट पर स्थित है तो याद रखेंगे, महानदी के तट पर स्थित है, क्योंकि मुख्य नदी कौन सा है आपका, महानदी है। महानदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं जैसे माण नदी और लात नदी यहाँ पर आकर के मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर बन जाता है आपका संगम, और संगम कहलाता है आपका चंदरपुर का माण नदी, महानदी, लात नदी का संगम, जो कि अब वर्तमान में शक्ति तहसील में आता है, शक्ति जिले में आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक ये हो गया संगम, और दूसरा मैं आपको बताया जोक नदी का संगम, जो कि जोक नदी शिवनाथ और आपका महानदी की संगम है। कहाँ, शिवरी नारायण में। जबकि यहाँ पर संगम किसका है, माण नदी का, महानदी का और लात नदी का संगम है चंदरपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सुरंगी नदी। इंपॉर्टेंट है ये भी, सुरंगी नदी। अच्छा, एक नदी मैं आपको बताया था सुरही नदी, तो सुरही नदी आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव खैरागढ़। तो मैं आपको बताया था उस समय कि सुर लगेगा राजनांदगांव या आपका खैरागढ़ में। यहाँ पर है आपका, इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सुर लगेगा, क्योंकि आपका क्या है, खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर आपका गायन सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है, कला से संबंधित अन्य चीज़ें वहाँ पे अन्य विद्याएँ दी जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि सुर लगेगा राजनांदगांव, ऐसा। यहाँ पर याद रखना है कि सुरंगी नदी, तो सुरंगी नदी ये आपका कहाँ से उद्गम हो रही है, तो सारंगढ़ और रायगढ़ बॉर्डर से, सारंगढ़ और रायगढ़ से इस नदी का उद्गम होता है। महानदी में आकर के ये मिल जाती है, मतलब इसका विसर्जन कहाँ हो रहा है आपका, महानदी पर हो रहा है, क्योंकि महानदी की सहायक नदी है। किस प्रकार से महानदी में आके मिलती है तो याद रखेंगे, सुरंगी नदी जो बहते हुए आपका पहले ओंग नदी में आएगी, ओंग नदी में, और ओंग नदी के माध्यम से महानदी में ये नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये ओंग नदी कहाँ है सर, आप तो अभी तक बताए नहीं थे ओंग नदी। तो जो ओंग नदी है ये आपका उड़ीसा में है, तो इसलिए याद रखेंगे जो सुरंगी नदी जो है ये महानदी की सहायक तो नदी है, लेकिन ये आपका उड़ीसा में आकर के महानदी से मिलती है, क्योंकि जो ओंग नदी है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा में ओंग नदी के माध्यम से ही सुरंगी नदी महानदी से आगे मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बलमदेही नदी, बलमदेही नदी, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बलमदेही नदी
कहाँ पर? बार नवापारा क्षेत्र में उद्गम होता है इसका। बार नवापारा क्षेत्र, बार नवापारा क्षेत्र। और बार नवापारा क्षेत्र या बार नवापारा अभयारण्य की बात करूँ तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बलौदाबाजार जिले में आता है, बलौदाबाजार जिले। ठीक है, बलौदाबाजार जिले पूर्व समय में छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों को स्पर्श करने वाला ये सर्वाधिक जिला में से एक जिला था। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बलौदाबाजार था। वर्तमान में अभी आपका कोरबा जिले जो हो गया है, कोरबा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर याद रखने की जो बार नवापारा अभयारण्य जो है वो बलौदाबाजार जिले में है, और इसी अभयारण्य पर ही कौन सी आपकी नदी है? बलमदेव नदी। इसका विसर्जन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम लोग? महानदी की सहायक नदी। तो महानदी में आकर के ये नदी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपका एक जलप्रपात है, सात देवधारा, सात देवधारा। ठीक है, सात देवधारा जलप्रपात है किस पे? तो आपका बलमदेव नदी पर है। और सात देवधारा जो जलप्रपात है ये महासमुंद में स्थित है। ठीक है, याद रखना है कि बार नवापारा अभयारण्य बलौदाबाजार जिले में स्थित है। बलौदाबाजार के जो आपके दाहिने हाथ में कौन सा जिला है? महासमुंद। तो महासमुंद में आपका सात देवधारा जलप्रपात है, और यही जो बलमदेव नदी है इसी नदी पर ही आपका सात देवधारा स्थित है। ठीक है, याद रखिए कि सात धारा अलग है और ये सात देवधारा अलग है दोस्तों। बस्तर में पड़ता है सात धारा, यहाँ सात देवधारा है। तो सात देवधारा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बलमदेव नदी, बलौदाबाजार अभयारण्य, महासमुंद जिला। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सा? 10वां नदी, और जो कि है तेल नदी। तो तेल नदी ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जानिए, तेल नदी का उद्गम होता है देवभोग तहसील से, देवभोग तहसील। और ये देवभोग तहसील कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गरियाबंद जिले में पड़ता है, गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद जिले का निर्माण 2012 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। अब ये देवभोग जो तहसील है यहाँ से तेल नदी का उद्गम होता है, और विसर्जन किस में होगा? तो महानदी पर ही विसर्जित होगी ये नदी। ठीक है, महानदी पर विसर्जन होगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि महानदी में विसर्जित तो हो रहा है, लेकिन ये महानदी में कहाँ करके मिल रहा है? उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा में जा कर के ये महानदी से मिलती है, डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है। भले छत्तीसगढ़ से निकलती है देवभोग तहसील गरियाबंद जिले से, लेकिन ये आपका जिस प्रकार केलो नदी हो गया, जिस प्रकार से ईब नदी हो गया, जिस प्रकार से आपका सुरंगी नदी हो गया, उसी प्रकार से ये नदी आपका उड़ीसा में जा कर के महानदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका महानदी से मिलने वाली दक्षिण से सहायक नदी जो कि महानदी से मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे सीजी व्यापम ले, चाहे सीजी पीएससी ले, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे सीएमओ का हो, चाहे एसीएफ का हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जिसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है यदि, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर छत्तीसगढ़ के माध्यम से जुड़ करके प्लेलिस्ट में जा करके संपूर्ण विषय, ना केवल छत्तीसगढ़ अपितु जितने भी विषय हैं, मैथ्स रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सबको वहाँ पे आप लोग निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।